हेलो डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर यार हम पढ़ने वाले हैं परासरण दाब व्यक्त करने की वर्क लेहाइडली विधि। और ये जो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था पिलियन, इसका ये लास्ट टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक के बाद यार जो थ्योरी है पूरी कंप्लीट हो जाएगी, बचे रहेंगे न्यूमेरिकल, है ना। तो अगर आपको न्यूमेरिकल करना है अभी तो आप जल्दी से यार कमेंट कर देना कि सर न्यूमेरिकल अभी साथ में ही करवा दो या बाद में करना है तो फिर वो बता देना, ठीक है। तो भाई जल्दी से यार कमेंट कर देना, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई बर्कले-हार्टले विधि, जो एक इंपॉर्टेंट विधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, ये जो विधि है परासरण दाब व्यक्त करने की विधि है। मतलब इस विधि की सहायता से हम परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। ये जो विधि है ना, इसकी हेल्प से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को, परासरण दाब। और परासरण दाब क्या होता है, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और परासरण दाब क्या होता है बेटा, क्या होता है जब विलायक को, किसको बेटा, विलायक को, ठीक है, ये है विलायक, विलायक को किससे, विलयन से, विलायक को विलयन से आधा पारगम झिल्ली द्वारा हम पृथक मतलब अलग करके रख देते हैं। तो जो विलायक के अणु हैं वो विलयन की ओर आने लगते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परासरण। लेकिन इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम विलयन पे क्या लगाते हैं, दाब। तो विलयन पर जो दाब लगाया जाता है, कम से कम दाब, वो ही परासरण दाब होता है। ये हम समझा चुके हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझना, हम पढ़ रहे हैं बर्कले-हार्टले विधि, ठीक है। बर्कले-हार्टले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो विधि दी थी उसको हम बोलते हैं बर्कले-हार्टले विधि। क्योंकि सर्वप्रथम ऐसा कह सकते हैं कि सर्वप्रथम इन्होंने ही परासरण दाब ज्ञात किया था इस विधि द्वारा, ठीक है। तो ये विधि हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस विधि में होता क्या है वो सुनना है। तो बेटा ये जो विधि है ना, इस विधि के अंदर ये दिख रहा है ना काला काला एक बॉक्स, ठीक है, ये जो है इस विधि के अंदर क्या होता है, ये सरंध्र पात्र होता है। सरंध्र, सरंध्र का मतलब बेटा ये होता है जिसके अंदर छोटे छोटे क्या हो, छेद हो। जैसे मैंने ये कर दिए, ठीक है, छोटे छोटे क्या हो, छेद। तो ये मैंने इसके अंदर छोटे छोटे क्या कर दिए, छेद कर दिए। अक्सर आपने देखा होगा बेटा, पार्क में गए होगे या फिर बैंक में गए होगे, पार्क या बैंक में कुछ इस टाइप की चेयर डली रहती हैं जिसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इस टाइप की कुछ चेयर डली रहती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, गोल गोल छेद होते हैं, है ना। इस टाइप की चेयर देखी है आपने, है ना, देखी है ना। तो भाई ये जो चेयर कहलाती है वो सरंध्र चेयर कहलाती है। मतलब जिसमें छोटे छोटे छेद हो वो आपको सरंध्र चेयर, उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सरंध्र पात्र है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सरंध्र पात्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे क्या होती हैं, छेद। अब भाई इसके अंदर कुछ भरेंगे तो पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये तो सरंध्र पात्र है तो वो पूरा पूरा बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो जो छोटे छोटे क्या है, छेद है। तो इन छेदों को बंद करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर हम अर्धपारगम झिल्ली को लपेट देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर ये अर्धपारगम झिल्ली को हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, लपेट दिया, ठीक है। ये अर्धपारगम झिल्ली है, इसके ऊपर हमने ये अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दिया, है ना। तो आप डायग्राम जितना अच्छा बना पाओ उतना अच्छा बना लेना, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर अर्धपारगम झिल्ली को क्या कर दिया बेटा, लपेट दिया। अब अर्धपारगम झिल्ली से लपेटने से क्या हुआ, इसके जो छोटे छोटे छिद्र थे वो बंद हो गए, ठीक है। अब बंद हो गए ना, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो सरंध्र पात्र था, इस सरंध्र पात्र, ये लिख दे रहा हूं मैं कि ये क्या है, एक बेटा सरंध्र पात्र, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सरंध्र पात्र, सरंध्र पात्र, ठीक है, सरंध्र पात्र, ओके। अब इस सरंध्र पात्र के एक और बेटा हम क्या करते हैं, केशिका नली लगाते हैं। क्या लगाते हैं, केशिका नली। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, सर ये केशिका नली क्या होती है, केशिका नली क्या होती है। तो ध्यान से लो, केशिका नली एक पतली नली होती है, ठीक है। क्या होता है, पतली नली। जैसे पतली जो नली होती है उसको हम केशिका नली बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखने, पतले पाइप को आप क्या बोल सकते हो भाई, केशिका नली बोल सकते हो, क्लियर है, पतले पाइप को, ठीक है। तो ये केशिका नली है, ठीक है। और एक और दूसरा जो है ना, दूसरा सिरा, इसके दूसरे सिरे पर हम क्या लगा देते हैं बेटा, एक टोंटीदार नली लगाते हैं, ठीक है। ये एक टोंटीदार बेटा हम क्या लगा देते हैं, एक नली लगा देते हैं, इसके अंदर ये एक टोंटी लगा देते हैं, ठीक है। ये हम एक टोंटी यहाँ पर लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोंटीदार नली, ठीक है, टोंटीदार नली, टोंटीदार नली, ठीक है। तो एक सिरे पे हम क्या लगा देते हैं, केशिका नली, और दूसरे सिरे पर हम क्या लगा देते हैं बेटा, टोंटीदार नली, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लो, परासरण दाब व्यक्त करने की परासरण दाब व्यक्त करने की बर्कले-हार्टले विधि में एक सरंध्र पात्र होता है, ठीक है, ओके। सरंध्र पात्र होता है जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र, ठीक है। तो इन पर हम क्या कर देते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लपेट देते हैं, ठीक है। तो ये आपको हम शो कर दे रहे हैं, ये अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम
झिल्ली, ठीक है, इसका नामकरण हम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इनको झिल्ली लपेट दी, ओके। आगे क्या होता है बेटा, इसके एक सिरे पे क्या लगी होती है, केशिका नली, और दूसरे सिरे पर क्या लगी होती है, टोंटीदार नली। इतना काम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, जो सरंध्र पात्र है, ये जो सरंध्र पात्र दिख रहा है ना, ये वाला पात्र, इसको हम क्या करते हैं, एक बड़े बेलनाकार बर्तन में फिट कर देते हैं। देखो कैसे, आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान के चलो, ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, ये फोल्ड कर दिया, तो ये एक बड़ा बेलनाकार पात्र है, ये पूरा देखो, ये बेलनाकार पात्र है पूरा, इधर से इधर तक दिख रहा है ना आपको, ये पूरा बड़ा बेलनाकार पात्र है। और इसके अंदर कुछ जगह खाली है ना, तो इसके अंदर जो कुछ जगह खाली है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सरंध्र पात्र को फिट करते हैं, है ना। देखना कैसे, देखो ये मान लो मेरे पास क्या है, एक सरंध्र पात्र, तो ये जो सरंध्र पात्र है, इस सरंध्र पात्र को इसके अंदर इस टाइप से फिट कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से। देखो ये तो ऐसे, ये बाहर क्या रहा, इसके चारों ओर बाहर क्या रहा, क्या रहा, जो बेलनाकार पात्र है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हमने सरंध्र पात्र को फिट कर दिया इस टाइप से। देखो आप, इस टाइप से, है ना। तो अब ये जो, जैसे ये तो गोल दिख रहा है ना, ये तो ऐसे ये भी क्या है, एक गोल है, बट सामने हम आपको गोल दिखा नहीं सकते ना, पीछे आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए सामने नहीं दिख रहा, ऊपर नीचे दिख रहा है, ठीक है। बाकी ये पूरा गोल है, ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ओके, हाँ, तो आगे देखना है, तो हमने क्या किया, ये जो सरंध्र पात्र है, इस सरंध्र पात्र को एक जो बड़ा बेलनाकार पात्र है जो दिख रहा है ऊपर नीचे, इसके अंदर फिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया बेलनाकार पात्र, बेलनाकार पात्र। अच्छे से चीजों को समझ लेना, यही थ्योरी में लिखाने वाला है, ठीक है, ओके। बेलनाकार पात्र के अंदर फिट कर दिया। अब जो आगे जो बेलनाकार पात्र होता है, इस बेलनाकार पात्र के ऊपरी सिरे पर, किस पर, ऊपरी सिरे पर, तो ये इसका ऊपरी सिरा है, इसके ऊपरी सिरे पर हम क्या लगा देते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है, पिस्टन लगा देते हैं, ओके। और पिस्टन और एक लगा देते हैं दाब मापी, एक लगा दिया हमने, क्या, पिस्टन लगा दिया, और ये हमने एक लगा दिया दाब मापी, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, क्या है ये, दाब मापी, ठीक है, और ये लगा हुआ है पिस्टन। अब पिस्टन के द्वारा हम क्या लगाएंगे, तो पिस्टन की हेल्प से हम क्या लगाएंगे बेटा, दाब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दाब। तो पिस्टन के द्वारा हम क्या लगाएंगे, दाब, क्योंकि हमें विलयन पे दाब लगाएंगे तभी तो परासरण दाब निकल के आएगा ना, परासरण दाब मापना है ना, तो परासरण दाब कब तक नहीं माप सकते, जब तक पिस्टन नहीं लगाएंगे, तो हमने पिस्टन लगा दिया, ठीक है। और दाब मापी, ठीक है, पिस्टन के द्वारा हम दाब लगाएंगे, और ये दाब मापी की जो कुंजी है, इसमें दाब देखेगा कि कितना दाब लगा चुके हैं हम, ठीक है। चलो, ये हो गया, ओके। अब ये इसकी संरचना है, संरचना यही है केवल इसकी, ठीक है। तो इसकी संरचना में हम क्या लिखेंगे, इसकी संरचना में हम क्या लिखने वाले हैं, कि परासरण दाब व्यक्त करने की बर्कले-हार्टले विधि में एक सरंध्र पात्र होता है, ये सरंध्र पात्र है, ठीक है, सरंध्र पात्र है, जिसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र, जिन पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दिया जाता है। कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र क्या है, CuFeCN का होल 6, यही है ना, यही है ना, ओके, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल यही है, ठीक है, ओके। लपेट दिया जाता है। इस सरंध्र पात्र के एक ओर केशिका नली एवं दूसरी ओर टोंटीदार नली लगी होती है, क्लियर है, ओके। आगे क्या होता है, इस सरंध्र पात्र को एक बड़े बेलनाकार, ये जो बड़ा बेलनाकार बर्तन दिख रहा है ना, तो इस बड़े बेलनाकार बर्तन के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक पिस्टन, ये लगा है पिस्टन, ये लिख दे रहा हूँ, ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, पिस्टन और एक दाब मापी लगा होता है, क्लियर है, इतना हो गया। ये इसकी संरचना है, केवल ये जो मैंने अभी बोला है ना, ये इसकी संरचना है, क्लियर है। अब इसकी कार्यविधि भी आएगी, आएगी ना कार्यविधि, तो कार्यविधि कैसे आएगी, कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले बेटा, अगर इसको कार्य कराना है, अगर इससे हमें, ये तो हमने संरचना देखी, अब अगर हमें इससे कार्य कराना है, मतलब इससे अगर हमें दाब मापना है, तो देखना, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, जो केशिका नली है, इस केशिका नली की हेल्प से जो आपका जो सरंध्र पात्र है, इसके अंदर हम भरेंगे विलायक, क्या भर लेंगे बेटा, विलायक। तो ये हमने इसके अंदर भर दिया है विलायक, किसकी हेल्प से भरा है, बोलो किसकी हेल्प से भरा है, केशिका नली की हेल्प से, किसकी हेल्प से, केशिका नली की हेल्प से, है ना। और जो बड़ा बर्तन है, ये जो बड़ा बर्तन है ना, बेलनाकार बर्तन, इसके अंदर बेटा हम क्या भरेंगे, विलयन भरेंगे, क्या भरेंगे, विलयन। तो ये इसके अंदर हमने भर लिया है विलयन, ठीक है, ये भर दिया है हमने विलयन, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसके अंदर विलयन भर दिया, और केशिका नली की हेल्प से इसके अंदर क्या भर दिया, विलायक, क्लियर है। अब आगे, अब बोलोगे सर इसके अंदर हम विलयन कैसे भरेंगे, तो सुन लो भाई, इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे इस टाइप का एक केशिका नली होगी, इस टाइप का यहाँ छेद होता है, उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये विलयन भर गया, ओके। अब विलयन भर दिया, विलायक भर दिया। अब
देखो विलयन और विलायक भर के हमने कुछ समय के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब जब हम कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, है ना, तो आपको तो पता ही है यार कि भाई इसके अंदर क्या होगा, कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक अलग करके रखा है, तो परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी, ठीक है। और जब परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी तो परासरण में क्या होगा कि जो विलायक के अणु हैं वो कहाँ की ओर जाने लगेंगे, विलयन की ओर। बोलो जाने लगेंगे कि नहीं? ठीक है, तो ये जो विलायक के अणु हैं वो कहाँ की ओर जाने लगेंगे, विलयन की ओर, ठीक है। एक सेकंड और रुक जाओ, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने जो सलंद्र पात्र है इसके अंदर जो विलायक है वो यहाँ तक भर दिया, ठीक है। कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ तक हमने क्या भर दिया, विलायक भर दिया, ठीक है। ओके, तो कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी और विलायक के अणु कहाँ की ओर जाएंगे, विलयन की ओर। और जब विलायक के अणु विलयन की ओर जाएंगे, मतलब विलायक निकल के कहाँ की ओर जाएगा, विलयन की ओर जाने लगेगा। तो बताओ इस केशिका नली में से, है ना, जो विलायक का तल है, जो विलायक भरा है उसका तल नीचे गिरेगा कि नहीं? भाई बिल्कुल गिरेगा, क्योंकि विलायक जब विलयन में जाएगा तो इसका तल नीचे गिरेगा, क्योंकि विलायक कम होने लगेगा, तो इसका तल नीचे गिरेगा। तो जब इसका तल नीचे गिरेगा तो हमें पता चल जाएगा कि परासरण की क्रिया प्रारंभ हो गई। जब इसका तल नीचे गिरेगा तो हमें ये पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, कि भाई इसके अंदर परासरण की क्रिया प्रारंभ हो गई। अब परासरण की क्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन हमें इस परासरण को क्या करना है, रोकना है। हमें इस परासरण को क्या करना है, रोकना है। तो परासरण को रोकने के लिए हम जो दाब लगाएंगे, और जो दाब लगाएंगे वही दाब परासरण दाब होगा, ठीक है। तो इस परासरण की क्रिया को जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इसका तल नीचे गिरने लगा, तो इस परासरण क्रिया को हम रोकेंगे। और रोकेंगे तो पिस्टन की हेल्प से हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर दाब लगाएंगे, पिस्टन को दबाएंगे। और पिस्टन को दबाएंगे तो हम उतना ही दाब लगाएंगे, कितना, उतना ही दाब लगाएंगे कि जो विलायक के अणु विलयन की ओर आ रहे हैं ना, ये आना बंद हो जाए, ये आना क्या हो जाए, बंद हो जाए। और जब ये आना बंद हो जाए, जैसे आना बंद हो जाए और यहाँ जो तल है वो अपने प्रारंभिक बिंदु पे आ जाए, कि भाई जितना विलायक इसके अंदर गया था वो वापस से यहाँ आ जाए और इसका जो तल है वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए, मतलब ये परासरण की क्रिया रुक जाए, इतना ही केवल हम दाब लगाएंगे। और जो दाब हम लगाएंगे इस दाब मापी से वो दाब हम नोट कर लेंगे, और यही दाब परासरण दाब होगा, ठीक है। अब यहाँ से पिस्टन की हेल्प से हमें बहुत ज्यादा दाब नहीं लगाना। अगर बहुत ज्यादा दाब लगाएंगे ना तो ये जो अर्धपारगम झिल्ली है इसकी टूटने की संभावना बन सकती है, मतलब ये अर्धपारगम झिल्ली टूट सकती है, ठीक है। ये इसकी कार्यविधि है, एक बार फिर से समझो, थ्योरी लिखी यहाँ पर आएगी, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना, परासरण दाब व्यक्त करने की बर्कले-हार्टले विधि में सबसे पहले सलंद्र पात्र में केशिका नली की हेल्प से विलायक और जो बड़ा पात्र है उसके अंदर विलयन भर लिया जाता है। तब कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगते हैं, जिससे केशिका नली में विलायक का तल नीचे गिर जाता है, ठीक है। तब इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर पिस्टन की हेल्प से इतना दाब लगाते हैं कि ये परासरण की क्रिया रुक जाए और विलायक के अणु विलयन की ओर आना बंद हो जाए, ठीक है। इतना ही केवल दाब लगाएंगे, ठीक है। और इस दाब को दाब मापी द्वारा नोट कर लिया जाएगा, यही दाब परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। ये इसके व्यक्त करने की विधि, ये पूरी संरचना लिखी हमने, कार्य विधि लिखी, और ये इसका हमने डायग्राम आपको समझाया। क्लियर है, बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, ये नामांकित चित्र है एकदम पूरा, ठीक है। अब बात है इसकी भाई कि अन्य विधियों से क्या श्रेष्ठ है ना, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बर्कले-हार्टले विधि है इसकी क्या विशेषताएं हैं, मतलब ये क्या विशेषता अपने साथ रखती है, क्या इसके अंदर कुछ खास है ना, मतलब ऐसा कुछ है ना। तो ध्यान से सुनो, परासरण दाब व्यक्त करने के लिए जो बर्कले-हार्टले विधि है, इससे क्या होता है बेटा, हम सरलता से कम समय में परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं, सरलता से कम समय में परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें इतना ही तो करना है कि सलंद्र पात्र के अंदर विलायक भरना है और बड़े पात्र के अंदर विलयन भरना है, कुछ समय पश्चात परासरण क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, यहाँ से दाब लगाना है, परासरण दाब हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है, इस विधि द्वारा सरलता से कम समय में विलयन का परासरण दाब ज्ञात हो जाता है। दूसरा, इस विधि द्वारा अधिक परासरण दाब वाले विलयन का भी जो दाब है वो ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनका परासरण दाब बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे विलयन का परासरण दाब भी हम ज्ञात कर सकते हैं जिनका परासरण दाब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उनका भी हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर इस विधि में विलयन पर दाब लगाया जाता है, जो विलयन है इस पर दाब लगाया जाता है, जिससे अर्धपारगम झिल्ली के टूटने की संभावना
कम होती है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इस विधि का प्रयोग किए गए विलयन में सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं। देखो इस विधि जो प्रयोग किया जो विलयन है ना, इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ से बहुत ज्यादा दाब थोड़ी लगाते हैं। अब बहुत ज्यादा दाब लगाएंगे तो हो सकता है इसके सांद्रण में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि हमें पता है दाब लगाने से जो द्रव है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से हम बहुत ज्यादा दाब थोड़ी ना लगा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा दाब लगाते तो विलयन के सांद्रण में परिवर्तन होने की गुंजाइश थी, बट बहुत ज्यादा दाब नहीं लगा रहे तो विलयन के सांद्रण में परिवर्तन होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं। तो ये इसकी विशेषता है। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारी जो यूनिट है वो भी टोटली समाप्त होती है, खत्म होती है। आई होप आपको बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। क्लियर है प्यारे साथियों? ठीक है, तो फिर यार मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फिर तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगली वीडियो के यार में शायद हमारे न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन आपके कमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल अभी आपको करना है या नहीं। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।